11 साइंस के पहले चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इसमें जो कंटेंट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन ही लेंगे। आज हम पढ़ेंगे बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। पहला टॉपिक है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। चार बेसिक फोर्सेस है। देयर आर 4 बेसिक फोर्सेस इन द नेचर। वैसे तो बहुत सारे फोर्स है लेकिन ये चार बेसिक फोर्सेस है। पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कितने फोर्स है? चार। पहला है ग्रेविटेशनल, दूसरा ये नाम तो आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी थोड़ा सा शायद 10th में सुना होगा। फिर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों नए हैं लेकिन कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतने हम 11th और 12th में भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये दोनों रिसर्च पर्पस के लिए है। जो मेन डिस्कस होता है वो ये दोनों फोर्स है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? एज यू नो that gravitation I am standing here. Why? Because of the gravitational force। अर्थ मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये फोर्स की डेफिनेशन क्या है? Every object in universe attract every other object। मैं अपना हाथ ले लूं और ये चौक, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अकेला मैं और ये चौक नहीं, मैं चौक, मैं बोर्ड, कोई भी दो चीज ले सकते हो। ठीक है, दो एटम भी ले सकते हो, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब ऐसा है कि ये पहले वाला दूसरे वाले को अट्रैक्ट करेगा और दूसरा वाला पहले वाले को अट्रैक्ट करेगा। Which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। या तो ऐसा बोल सकते हैं distance between their centers, उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल देखो, एक मास ये है और एक मास ये है। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट ये है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि m1 जो m2 पे लगाने जा रहा है या m2 जो m1 पे लगाने जा रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट m1 into m2। किसके प्रोडक्ट पे? मास के। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब आएगा वो न्यूमरेटर में होगा और ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा वो डिनोमिनेटर में होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, हम स्क्वायर रख दो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किससे डिनोट होता है? r से। तो वो किससे डिनोट होगा? r। तो क्या मिला हमें? f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमें सिर्फ क्या दिखाएगा? वेरिएशन। ठीक है, ये हमें क्या दिखाएगा? वेरिएशन। लेकिन अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना है तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा और ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप बोलोगे ये कुछ समझ में नहीं आया, ये प्रोपोर्शनलिटी और ये इक्वल टू कहां से कैसे आया? ठीक है, थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ। ये g क्या है? ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और जिसकी वैल्यू है 6.67 into 10⁻⁻11। देखो, जी को अगर आप सब्जेक्ट बोलोगे तो इधर आ जाएगा r स्क्वायर। यह फोर्स मेजर होता है न्यूटन में, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेजर होता है मीटर में, जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। मास मेजर होता है किलोग्राम में, उसका स्क्वायर करेंगे तो किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन वो डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या आएगा? पर किलोग्राम
स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला अभी सीखते हैं। ये क्या बोलता है, देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि a प्रोपोर्शनल टू b, हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2b, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ, जो यहाँ पर a है, यहाँ पर b की वैल्यू में 0 1 और सोचो कि 2 रखता हूँ। अगर b इक्वल टू 0 रखा तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 0, b इक्वल टू अगर 1 रखा तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 2, b इक्वल टू अगर 2 रखा तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 4। तो देखो यहाँ पर b जैसे जैसे बढ़ रहा है 0 से 1 1 से 2, तो a भी वैसे बढ़ रहा है 0 से 2 2 से 4। तो जब b बढ़ेगा और उसके साथ अगर a बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनलिटी में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन अगर हम सोचो कि ऐसा रखें 2/b तो क्या होगा, तो अगर b बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो b की वैल्यू 0 1 2 में रखता हूँ तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, b इक्वल टू जब मैंने 0 रखा तब a इक्वल टू मिलेगा इंफिनिटी। क्यों, 2/0 क्या होता है इंफिनिटी। b इक्वल टू अगर मैंने 1 रखा तो 2/1 2 मिलेगा, b इक्वल टू अगर मैंने 2 रखा तो 2/2 क्या मिलेगा 1। तो क्या हुआ, देखो ये b की वैल्यू जैसे इंक्रीज होती है वैसे ही a की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले इंफिनिटी बहुत ज्यादा, फिर 2 मतलब उससे थोड़ी कम, फिर 1, फिर उससे भी कम। तो इसको बोला जाता है इनवर्स रिलेशन। क्या बोला जाता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन को न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और इनवर्स रिलेशन को डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो ये देखो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि पहला एट्रैक्टिव इन नेचर, एट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज बोलना आपको भूल गया, क्या कि प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने वो जो a इक्वल टू 2b रखा था वहां पर जो 2 था वो कांस्टेंट है ना, इसी तरह यहाँ पर जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब से हर बार फिजिक्स में आप जान ही लो कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको हटानी है तो आपको कांस्टेंट तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी क्या है, एट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब कि हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये है सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब एक दूसरे के सेंटर की ओर ही लगेगा। ये दो हाथ ले लो तो इसका सेंटर और इसका सेंटर इन दोनों के बीच में ही लगेगा। ठीक है, फिर है लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो 4 फोर्स थे ना उसमें सबसे वीक ये फोर्स है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको वीकेस्ट फोर्स। क्या है, ये है वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, फिर दूसरी बात कि ये देखो ये इनवर्स स्क्वायर को ओबे करता है, इसको इसलिए हम बोलेंगे ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और एक बात मैं और बोल दूं, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम का मतलब क्या है कि अगर दो चीज आपने पानी में रखी उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर आपने उसको पानी से बाहर निकाल दी और वही डिस्टेंस पे रखा तो भी उन दोनों के बीच में फोर्स वही रहेगा। ठीक है, मतलब कि उन दोनों के बीच में क्या मीडियम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, ओके। और ये यूनिवर्स में सभी जगह पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, ऑब्जर्व इन होल यूनिवर्स, ऑब्जर्व इन होल यूनिवर्स, मतलब कि सभी जगह जिसके पास मास होगा उसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये तो थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, नमस्कार।
अब हम पढ़ते हैं दूसरा फोर्स। दूसरा फोर्स है जो मैंने बोला था, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर दो फोर्स हमें मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रिक। आप सोच ही रहे हो क्या होगा? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। ठीक है, एक फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्ज are at rest। ओके, तो जब क्या है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे है? रेस्ट, स्टेडी है। उस टाइम पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली। When two electric charge are at rest, at that time they will exert electric force on each other. And when in motion, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, then magnetic force also का मतलब इलेक्ट्रिक तो लगाएंगे ही, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स भी साथ में लगाएंगे। कब साथ में लगाएंगे? जब वो मोशन में होंगे। जब रेस्ट पे होंगे, दो चार्ज रेस्ट पे है, तब एक दूसरे के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगाएंगे। वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन जब वो ऐसे घूम रहे हैं, तब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। ठीक है, जब एक दूसरे के मतलब कि दो चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज है Q1, चार्ज के बारे में आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होगा थोड़ा सा। एक है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका डिस्क्रिप्शन हम 12th में पढ़ेंगे, जब 12th का स्टार्टिंग होगा तब। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखो। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 × 10⁻²। एप्सिलॉन 0 को अगर हम यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है, तो F इधर आ जाएगा, Q1 Q2 का कूलम, तो कूलम का स्क्वायर, यहाँ पर फोर्स आ गया तो पर न्यूटन, और R² तो क्या आएगा? पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यूनिट के बारे में सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये हो गई। अगर मैं एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ऐसे यहाँ पर रखता हूँ, 4 और पाई की वैल्यू रखता हूँ, तो 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है K, और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, ये पूरा K। तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो ऐसा भी बोल सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर K क्या है? 9 × 10⁹, और उसका यूनिट क्या होगा? एप्सिलॉन 0 से एग्जैक्टली रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, उसका यूनिट ये होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब दो करंट, मतलब कि एक वायर ऐसा है जिसमें करंट I1 जा रहा है, दूसरा वायर ऐसा है तो उसमें करंट I2 जा रहा है, करंट, तो वो दोनों एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और अगर दो वायर है, उसमें करंट, इसमें करंट ऐसे जा रहा है ऊपर और दूसरे में करंट नीचे जा रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को करेंगे रिपेल। ये जो फोर्स है, ये फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, और जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू μ0 I1 I2 L। या तो एक फोर्स के ऊपर के ले ले, एक वायर के ऊपर की ले ले तो फोर्स ले ले तो F/L μ0 I1 I2 अपॉन 2πr।
यहाँ पर r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और जब ये म्यू जीरो आ गया तो म्यू जीरो क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है म्यू जीरो, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जबकि म्यू जीरो क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये सब कुछ आप 12th में पढ़ोगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, ये फोर्स कैसा है। तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है एग्जैक्टली जैसी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था कि वो ए फोर्स कैसा है, ये फोर्स भी है लॉन्ग रेंज, कैसा है, लॉन्ग रेंज। ठीक है, फिर ये है स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर, उससे ये फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्गर है। ओके, और ये है डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन मीडियम। एक दूसरी बात हमने जैसे यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात की, ये एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये एट्रैक्टिव भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और एक बात ये है कंजर्वेटिव, क्या है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ओके, अब तीसरे फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग। ये जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जितना पढ़ा उतना हम ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमें अभी इतना डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। हम सबको जो बांध के रखता है, ठीक है, न्यूक्लियस को जो बांध के रखता है, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सबको जो बांध के रखता है, वो कौन बंदा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, इसके आगे किसी की नहीं चलती। फिर क्या है ये, शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। इसकी रेंज कितनी है, तो 10⁻⁻15 मीटर, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 फर्मी मीटर, बहुत छोटी रेंज है। ठीक है, हाँ, it can be attractive or repulsive। ये एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन के बारे में देखो, हम इंडिया में रहते हैं इसीलिए हम इंडियन, अगर कोई अमेरिका में रहता है तो वो अमेरिकन। इसी तरह जो न्यूक्लियस में रहता है, ये सोचो कि ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस में रहता है उसका नाम है न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। अगर दो न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी या फेम्टोमीटर उससे अगर कम है तो ये फोर्स हो जाएगा एट्रैक्टिव। कैसा हो जाएगा, एट्रैक्टिव। और अगर एट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव हो जाएगा। और अगर 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा है तो हो जाएगा एट्रैक्टिव। मतलब कि ये फोर्स क्या करेगा, दो न्यूक्लियन को पास में भी नहीं आने देगा और दूर भी नहीं जाने देगा। आप सोचो, दो कुत्ते हैं और उनके बीच में एक हड्डी है, दोनों के मुंह में एक एक फंसी हुई है, सोचा। अच्छा, क्या वो दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं, क्या वो एक दूसरे के दूर जा सकते हैं? उन लोगों को ऐसा सेंस नहीं होता कि हमें मुंह खोल देना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर डॉग्स। तो इस तरह आप उसको इस फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये फोर्स ऐसा है कि दो न्यूक्लियन को पास आने में भी रोकता है और दूर जाने में भी ये रोकता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इट इज
एक्टिंग ऑन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम यहाँ पर बिटवीन लिख देंगे, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। अब देखो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है तो लगेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज है ही नहीं, फिर भी लग रहा है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। कैसा फोर्स है? चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक है। थोड़ा सा ही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस चैप्टर है 12th में, जो न्यूक्लियस चैप्टर है तो उसमें इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। अब बात करते हैं लास्ट फोर्स, जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, और ये कहां देखा जाता है? It is observed in nucleus, ठीक है। ये भी कहाँ देखा जाएगा? न्यूक्लियस में ही देखा जाएगा, ठीक है। ये कैसा फोर्स है? तो भैया ये है शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। देखो हमने वो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो फॉर्मूला लिखा था, ऐसा कुछ फॉर्मूला इस फोर्सेस में नहीं है, अभी तक नहीं है, ठीक है। आपको सुन के अच्छा लगा होगा कि कोई फॉर्मूला नहीं है, चलो कोई कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ेगी। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन रेडियो एक्टिविटी। कहां पर ये ऑब्जर्व होता है? रेडियो एक्टिविटी, एंड स्पेशली इन बीटा डीके। इसमें ऑब्जर्व होता है ये बीटा डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, आगे थोड़ा है, ठीक है। लेकिन अभी हमें सिर्फ इंट्रो लेना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि ये कहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो आपको देखना चाहिए कि ये कहाँ दिखाई देगा? रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। ये कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। कहाँ हमें ऑब्जर्व होता है? ये न्यूक्लियस में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। ओके, शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब कितनी उसकी रेंज होगी? 10⁻⁻15 मीटर, जितनी रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की थी, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। किससे स्ट्रॉन्गर है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। एंड वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों से ये वीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम चारों फोर्सेस को एक साथ लिखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वो फोर्स है उससे थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ जिसकी है, वो कौन सा फोर्स होगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उससे कम वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उससे जीएफ सबसे वीक, लेकिन सभी जगह पर दिखाई देता है, ठीक है। देखो ये वीक कैसे कि इलेक्ट्रिक, देखो एक मैग्नेट लिया, दूसरा मैग्नेट आपने उसके ऊपर लिया तो वो डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे नहीं खींच सकता, इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। और एक दूसरी बात, देखो मेरे हाथ ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, लेकिन क्या इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बोर्ड भी मुझे खींच रहा है, ठीक है। सब लोग खींच रहे हैं इसको, लेकिन क्या ये अपने आप में सेपरेट हो रहा है? नहीं। ये बंधा क्यों है? तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनकी वजह से ये बंधा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पर लग ही रहा है, लेकिन इसको ये सेपरेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे वीक है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम लगाना छोड़ दे फोर्स ग्रेविटेशनल कोई और फोर्स, तो ये नीचे आ जाएगा। जब आप शेक हैंड करते हो ना, तब न्यूक्लियस और पार्टिकल्स है ना, सब वो कंप्रेस होते हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अभी हमने डिस्कस किए चारों फोर्स, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर ये है लॉन्ग रेंज।
लॉन्ग रेंज, ये कहाँ देखा जाता है? चौक कैसे रख दो, नीचे जाएगा, यहाँ देखा जाएगा, ठीक है। ये कहाँ देखो, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। ये कैसा है? शॉर्ट रेंज। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो जो वायर के बीच में हमने देखा था वहां पर, ये भी कैसा है? लॉन्ग रेंज फोर्स, ये शॉर्ट रेंज। तो अभी मैंने बोला ना, इस सबको बांध के रखता है, ठीक है। ये है शॉर्ट रेंज फोर्स। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इन चारों फोर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 लॉज, ठीक है। तब तक के लिए